हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन आपको बता दें ये चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके पहले केमिस्ट्री की जितने भी लेक्चर्स हमने दिए हैं, चाहे वो चैप्टर नंबर 4 के हो, 3 का हो, 2 का हो या 1 का हो, सभी वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जहां पे केमिस्ट्री के सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिक लेक्चर्स भी हमने वहां पे डाल रखे हैं और आपके चैप्टर वाइज लेक्चर भी वहां पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो वहां से आप जितने भी लेक्चर आपके छूटे हो या आप अगर नए हैं तो वहां पे भी जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 है क्या? चैप्टर नंबर 4 तो हमारा था क्या? डी एंड ए ब्लॉक, जो कि हमने डिटेल में आपको 4 लेक्चर में समझा दिया है। अब चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो क्या है? उपसंयोजन यौगिक। ठीक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। और आपको पता होना चाहिए, जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसका बेसिक चीजें आपको समझाते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको आना चाहिए, जो बेसिक है इस चैप्टर का, बिल्कुल बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम भी क्या है? उपसंयोजन यौगिक। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर उपसंयोजन यौगिक होता क्या है, या इसी को संकुल यौगिक भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पे उपसंयोजन यौगिक की जगह संकुल यौगिक लिखा है तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे अगर आपका घर में 2 नाम है तो इसका मतलब है तो आपका ही नाम, चाहे घर का दूसरा नाम हो, बाहर का दूसरा नाम हो, है तो वो आपका ही नाम। सेम उसी तरह से उपसंयोजन जो यौगिक होते हैं इनको अपन संकुल यौगिक भी कहते हैं। सीधे सीधे इसके डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना है। इसका डिफिनीशन सिंपल लैंग्वेज में ये है, ऐसे यौगिक जिनको अगर हम जल में घोलते हैं तो ये जल में क्या हो, पूरी तरह से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अपना अस्तित्व है उसको बनाए रखते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहा जाता है। क्लियर हो गया? जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें NaCl, क्या ले लेते हैं? NaCl ले लेते हैं, तो आपको पता होगा NaCl जिसको हम नमक के नाम से जाते हैं, नमक कहते हैं, या सोडियम क्लोराइड भी इसका नाम होता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। NaCl को जैसे ही आप पानी में डालते हैं तो आपको पता है Na जो है वो प्लस में टूट जाएगा और Cl जो है माइनस में टूट जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गए? पूरी तरह से जल में आयनित हो गया। और अभी हमने क्या बताया? ऐसे यौगिक जो जल में आयनित नहीं होते हैं, यानी NaCl जो है ये जल में आयनित हो जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। जैसे आप अगर नमक चीनी का या कर सकते हैं नमक का और पानी का घोल करेंगे तो क्या आपको पानी में बाद में नमक घुलने के बाद दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि नमक ने पानी में घुलते ही अपना आयनित हो गया, यानी कि वियोजित हो गया और अपने अस्तित्व को खो दिया है। यानी ये यौगिक क्या है? उपसंयोजन यौगिक नहीं है। इसी तरह HCl की बात कर लें, HCl भी H प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। जब भी आयनों में टूटेगा, प्लस और माइनस क्या होता है? आयन होता है। अब NaCl आयंस में टूट रहे हैं और ये जल में पूरी तरह से घुल जा रहे हैं, तो ये यौगिक उपसंयोजन यौगिक नहीं होगा। सेम इसी तरह से HCl जो है ये भी आयनों में टूट जाता है, तो ये भी आपका क्या होगा? उपसंयोजन यौगिक नहीं होगा। लेकिन अगर यही भी हम बात कर ले पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, किसकी? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, फेरोसाइनाइड की। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? K4
FeCN6, ठीक है। अगर हम इस यौगिक की बात कर लें, इस पूरे मॉलिक्यूल की बात कर लें, इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो ये जो कंपाउंड है, ये जो तत्व है, ये जो एटम है, ये क्या करेगा, ये जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है, यानी कि ये आयनित या वियोजित नहीं हो पाता है और ये अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। अगर आप पोटेशियम साइनाइड को वाटर में या जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं घुलता है। जैसे अगर आप क्या करें, पानी में बालू को घोल दें तो क्या बालू पानी में घुल जाता है? नहीं घुलता है। सेम उसी तरह से ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, अगर आप इसे जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से आयनित भी नहीं होता है और ना ही पूरी तरह से वियोजित होता है। वियोजित होने का मतलब है टूटना, पूरी तरह से टूट जाना, ठीक है। तो अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आप क्या करेंगे, जल में डालेंगे तो वो वियोजित नहीं होगा, ना ही आयनित होगा और ना ही अपने अस्तित्व को खोएगा। तो ऐसा यौगिक ही क्या कहलाएगा, उपसंयोजन यौगिक कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब डिफिनीशन हमने क्या लिख रखा है, जो हमने समझाया है सेम वही डिफिनीशन हमने लिखा है। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। जैसे हमने बता दिया, आपका पोटेशियम साइनाइड है, इसको जल में घोलेंगे तो ये पूरी तरह से वियोजित या आयनित नहीं होगा, तो ऐसा यौगिक क्या कहलाएगा, संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक कहलाएगा। अर्थात अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसे ही उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट संकुल यौगिक का याद रखेंगे, जब भी संकुल यौगिक को लिखेंगे तो ये चीज जरूर लिखिएगा, इसकी जो संरचना होती है अत्यंत जटिल होती है। देखो, जब संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक की संरचना जटिल होगी तभी तो ये पानी में अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, वरना ये पानी में डूब जाता और पूरी तरह से घुल जाता या आयनित हो जाता। क्लियर हो गया। ये हो गया उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिखवा दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, K4FeCN6। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल हम लिख देते हैं, एक एग्जांपल आप और लिखेंगे। एग्जांपल क्या है, हेक्साएमीन और क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है। हेक्साएमीन कोबाल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेक्साएमीन कोबाल्ट जो होता है ये भी एक उपसंयोजन यौगिक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका CONH3 उसके बाद Cl, यहाँ पे 6 के बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, Cl-3, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हेक्साएमीन कोबाल्ट का, ये भी उपसंयोजन यौगिक होता है। सीधे सीधे अगर आपको कहीं पे इस तरह का मॉलिक्यूल दिख जाए या इस तरह का मॉलिक्यूल दिख जाएगा, ये दोनों उपसंयोजन यौगिक होते हैं। उपसंयोजन यौगिक का मतलब सीधे सीधे एक पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे यौगिक जिन्हें अगर आप जल में, पानी में, वाटर में, जो भी आप कह सके, अगर उसमें घोलते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं घुलता है या पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है, ठीक है, यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ऐसे यौगिक को ही उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। क्लियर हो गया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं उपसंयोजन यौगिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपको और समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहीं पे देखें तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होंगी उसको हम कहेंगे क्या, लिगेंड, ठीक है। और ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे यहाँ पे Fe है, ये Fe क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और ये K4 जो होगा, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के बाहर आयन लिखा होगा, जैसे यहाँ पे K4 लिखा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं। क्लियर। Fe जो है, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एक तत्व लिखा है तो इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ेंगे, और जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लिगेंड पढ़ते हैं। और जस्ट इसके बाद जो संख्या या जो नंबर लिखी होगी, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी है, ये संख्या क्या कहलाएगी, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया। अभी इन सब के जो जो हमने बताया है उसका डिफिनीशन भी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु किससे कहते हैं, डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लिगेंड क्या होता है, डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। फिर देखेंगे उपसंयोजन संख्या क्या होती है, या इसको किस, या उपसंयोजन
जो संख्या है किसे कही जाती है। क्लियर। सबका डिफिनीशन अगर आपको लिखवा देंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। समझ लो चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले देख लिया उपसर्ग संयोजन यौगिक क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, उपसर्ग संयोजन यौगिक। तो इसलिए ये समझना जरूरी था कि आखिर उपसर्ग संयोजन यौगिक कहते कैसे हैं और ये दिखता कैसा है। क्लियर हो गया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर समझते हैं पूरे उपसर्ग संयोजन यौगिक में क्या क्या चीजें होती हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया। तो अब आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे, उपसर्ग संयोजन यौगिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। ठीक है, ये समझना आपका जरूरी है कि आखिर जो आपका पूरा उपसर्ग संयोजन यौगिक था, जैसे K4FeCN6, ठीक है, ये पूरा उपसर्ग संयोजन यौगिक है। इसमें ये जो Fe होता है इसी को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब इस केंद्रीय धातु परमाणु का डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन सीधे सीधे ये होगा कि लिगेंड से जुड़ा हुआ, कह सकते हैं कि वह धातु परमाणु या वह आयन जो लिगेंड से सीधे जुड़ा होता है, उस धातु परमाणु को ही क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। क्लियर। डिफिनीशन यहां से लिख लेते हैं। ये एग्जांपल अभी हम लास्ट में लिख देंगे, पहले डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग आप क्या डालेंगे, पहला हेडिंग लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। समझते हैं केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या है। इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि वह धातु परमाणु, वह धातु परमाणु या आयन, परमाणु या आयन जो लिखेंगे क्या कि वह धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड से, जो क्या होते हैं, लिगेंड से सीधे जुड़े होते हैं, जो लिगेंड से सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, सीधे क्या होगा, जुड़ा होता है। उस धातु परमाणु को या उस धातु आयन को ही क्या कहा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ठीक है, तो वह धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड से सीधे जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। क्लियर, केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ये छोटा सा सिंपल सा डिफिनीशन जो कि किताबी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। आपको किताब में इतना सिंपल डिफिनीशन नहीं देखने को मिलेगा। किताब में थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा घुमा फिरा कर डिफिनीशन दिया गया है। सिंपल डिफिनीशन यही है, सीधे सीधे वह धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड से, लिगेंड हमने बताया जो ब्रैकेट के अंदर मॉलिक्यूल होगा या तत्व होगा वो लिगेंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, पोटेशियम, आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि K4FeCN6। ठीक है, हर जगह हम यही एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, केंद्रीय धातु परमाणु है क्या, जो लिगेंड से डायरेक्ट जुड़ा हो। अब देखो ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है CN, ये क्या होता है, लिगेंड होता है। अब लिगेंड से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, Fe जुड़ा है, तो ये Fe क्या हो जाएगा, ये Fe हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा, या इसी को कभी कभी केंद्रीय धातु आयन भी कहा जाता है। तो चाहे केंद्रीय धातु परमाणु कह लो या आप इसी को केंद्रीय धातु आयन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। केंद्रीय धातु परमाणु आपको समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे एक लाइन में डिफिनीशन याद रखिएगा, वह धातु परमाणु या आयन जो इस लिगेंड से, लिगेंड का मतलब क्या है, लिगेंड जो ब्रैकेट के अंदर मॉलिक्यूल या तत्व होगा, एलिमेंट्स होगा, उसके साथ जो पहला तत्व जुड़ा होगा या कह सकते हैं जो भी परमाणु जुड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा।
आप ये कह सकते हैं लिगेंड जो होता है ये क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता कौन रखता है, लिगेंड रखता है। यही से लिगेंड का डिफिनीशन भी आप समझ सकते हैं। लिगेंड क्या होता है, वह धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है या पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे ही हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु समझ में आ गया। अब हम सेकंड डिफिनीशन देखेंगे, लिगेंड क्या होता है। ये हम हट रहे हैं, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर समझते हैं कि लिगेंड क्या होता है, उसका डिफिनीशन भी आपको लिखा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेन जो शब्द है वो क्या है, लिगेंड। क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो डायरेक्ट लिगेंड से जुड़ रही है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि लिगेंड क्या होता है। आखिर हमने लिगेंड का डिफिनीशन अभी आपको बता दिया है, जो डिफिनीशन हमने बताया है वही डिफिनीशन हम अभी आपको लिख के भी दिखा देंगे। ठीक है, पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे, सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे लिगेंड क्या होता है। अभी हमने बताया कि वह धातु परमाणु या आयन जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है या एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ऐसे परमाणु को ही क्या कहेंगे या ऐसे धातु को ही क्या कहेंगे, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन अपन क्या लिखेंगे कि वह धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को, अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है ये तो आप पहचान ही सकते हैं। कहीं पे भी अगर K4FeCN6 लिखा हुआ है तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस पूरे एग्जाम्पल में या इस पूरे मॉलिक्यूल में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो सीधे आप देखिएगा ये जो ब्रैकेट वाला होता है इसके पहले जो भी आयन जुड़ा होगा, इसके पहले जो भी आयन या परमाणु जुड़ा होगा, ये आयन या परमाणु ही क्या कहलाता है, ये आयन या परमाणु ही क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। यह भी हमने आपको बताया। अब अगर इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर Cn बंद है, ये Cn ही क्या करेगा, Fe को यानी कि आयरन को 2 इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं एक पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे लिगेंड कौन हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो डिफिनीशन भी हमने वही लिख रखा है, वह धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको हम युग्म कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, ये तो हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर हम ले लें तो ले लेते हैं क्या, यहाँ पे CONH3 उसके बाद 6 फिर यहाँ पे Cl-3। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका हेक्साएमीन कोबाल्ट। ठीक है, अब हेक्साएमीन कोबाल्ट में अगर आपसे हम पूछ लें कि बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में या कह सकते हैं पूरे के पूरे एग्जाम्पल में केंद्रीय धातु परमाणु क्या है और लिगेंड क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले पूरे मॉलिक्यूल में आपको देखना है ब्रैकेट कहाँ पे लगा है, ब्रैकेट के अंदर वाला कौन सा परमाणु है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर वाला परमाणु है NH3। ठीक है, तो ये NH3 क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। और इसके पहले कौन सा मॉलिक्यूल है, तो ये CO यानी कि कोबाल्ट जुड़ा हुआ है, तो कोबाल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। इस तरह से पहचाना जाता है पूरे मॉलिक्यूल में लिगेंड कौन है और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। क्लियर हो गया, 2 डिफिनीशन आपको समझ में आ गई। पहले हमने आपको समझाया केंद्रीय धातु परमाणु, फिर दोबारा हमने आपको समझा दिया कि लिगेंड क्या होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा डिफिनीशन जो कि क्या है, उपसंयोजन संख्या क्या होती है। उपसंयोजन संख्या क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने दाता परमाणु से जुड़े होते हैं उस दाता परमाणु की संख्या को ही क्या कहा जाता है, उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, पहले देखते हैं नीचे तक आपको दिख रहा है या नहीं, तो पूरा नीचे तक दिख रहा है। देखो इसी एग्जांपल को लेते हैं, मान लो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया CO उसके बाद NH3 और यहाँ पे C ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा Cl-3 यानी क्लोरीन का 3 यहाँ पे आयन है। ठीक है,
अब देखो, हमने अभी आपको बताया ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो होगा लिगेंड, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर जस्ट जो भी मॉलिक्यूल इससे जुड़ा होगा लिगेंड से वो होगा केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पे उप संयोजन संख्या की डिफिनीशन क्या कह रही है? डिफिनीशन कह रही है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यानी पूरा का पूरा ये जो CO है यानी कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट जो है ये कोबाल्ट ही क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और कहा जा रहा है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये पूरा का पूरा जो आयन बन रहा है ये कितनी संख्या से जुड़ा है? तो यहाँ पे देखिए 6 संख्या से जुड़ा है, यानी कि CONH3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? तो आ रहा है 6। तो ये 6 जो हो जाएगा यही आपका क्या कहलाएगा? उप संयोजन संख्या कहलाएगी, ठीक है, उप संयोजन संख्या कहलाएगा। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम सेकंड एग्जांपल क्या लेते हैं आपका K4FeCN6, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बताइए कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, और आपका कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, लिगेंड हो गया, और उप संयोजन संख्या क्या होती है, तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है ये हो गया आपका लिगेंड, इसके बाहर ये जो मॉलिक्यूल है Fe ये हो गया आपका क्या? केंद्रीय धातु परमाणु। और सबसे बाद में ये जो ब्रैकेट के अंदर, याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा, जो भी संख्या होगी उसको आप नहीं कैलकुलेट करोगे, उसको आप नहीं गिनोगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगी उसको आप क्या कहोगे? उप संयोजन संख्या कहोगे। क्लियर हो गया? उप संयोजन संख्या कहेंगे। यही हो गया आपका 3 डिफिनीशन आपको बताना था कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, और उप संयोजन संख्या क्या होते हैं। पूरे उप संयोजन यौगिक में 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा हो गया लिगेंड, और तीसरा हो गया उप संयोजन संख्या, ठीक है। अब अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर सारी चीजों को कंबाइन देख लेते हैं एक ही एग्जांपल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा? हमने समझा उप संयोजन यौगिक क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि संकुल यौगिक जो होता है, संकुल यौगिक जो होता है या उप संयोजन यौगिक जो होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमने जिसका डिफिनीशन अभी पढ़ा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6, और यहाँ पे ये कंप्लीट आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे यही आपका क्या कहलाता है? उप संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहलाता है। अब इसमें हमने आपको क्या क्या बताया? हमने बताया कि जो सबसे बाहर इन दोनों क्लोज ब्रैकेट, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, इन दोनों बड़े वाले क्लोज ब्रैकेट के बाहर जो भी ये आयन प्रेजेंट होगा, ये जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आयन पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? आयन पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे ये बड़े वाले क्लोज ब्रैकेट के अंदर अगर आप जाएंगे, बड़े वाले क्लोज ब्रैकेट के अंदर आप जाओगे, तो पहला जो यहाँ पे आयन या मॉलिक्यूल आ रहा है इसको हम पढ़ते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? और इसके बाद थोड़ा सा और अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 छोटे ब्रैकेट दिखेंगे, ठीक है, 2 छोटे ब्रैकेट दिखेंगे। और इस छोटे ब्रैकेट के अंदर चाहे आपका Cu हो यानी कि कॉपर हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे अमोनिया हो, कोई भी चीजें हो, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ेंगे लिगेंड, ठीक है, इसको हम लिगेंड पढ़ते हैं। और इस छोटे वाले ब्रैकेट के जस्ट बाद जो भी नंबर या संख्या लिखी होगी, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर संख्या होनी चाहिए। याद रखिएगा, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर संख्या होनी चाहिए, और छोटे वाले ब्रैकेट के जस्ट बाद जो संख्या होगी वो संख्या ही क्या कहलाएगी? उप संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। बस इतना ही चीजें हमने आपको पूरे लेक्चर में पढ़ाया है। हमने आपको केंद्रीय धातु परमाणु का डिफिनीशन क्या है ये डिटेल में बता दिया, लिगेंड का डिफिनीशन क्या है ये डिटेल में बता दिया, और उप संयोजन संख्या क्या होती है ये भी डिटेल में बता दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा उप संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक यही होता है, ठीक है।
इतना ही आपको लेक्चर में बताना था। इंट्रोडक्शन पार्ट बस यही है, मतलब सीधे सीधे चैप्टर का नाम ही क्या था, उपसंयोजन यौगिक, तो उसी के बारे में डिटेल में हमने पढ़ना था, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेंस साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो था इसमें हमने बेसिक चीजें सीखी हैं। एक तरह से चैप्टर का इंट्रोडक्शन था ये। सेकेंड लेक्चर जो हम कल देखने वाले हैं उसमें हम समझेंगे डिटेल में लिगेंड को। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लिगेंड क्या होते हैं और लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड हम 2 प्रकार से कल पढ़ेंगे डिटेल में। तो वहां पे आपका सेकेंड लेक्चर जो हो जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो कल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।